नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये दूसरा पार्ट है टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन का। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि क्यों हमें जो टेक्स्ट हैं उनके इंटरप्रिटेशन को, उनकी व्याख्याओं के, उनके जो विवेचनाएं होती हैं और जो उनके अलग अलग दृष्टिकोण हैं उनकी समझ पैदा करने के लिए जो अलग अलग दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया वो कौन कौन से हैं, उनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अलग अलग अप्रोचेस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़ हमने बात की थी कि कौन सी चुनौतियां हैं जो एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में, एक ग्रंथ की विवेचना करने में हमारे सामने आती है। इसके अलावा फिर मैंने शुरू कर दिया था जो टेरेंस बॉल ने जो अलग अलग अप्रोच दिए हुए हैं, जो उन्होंने जो प्रकार बताए हैं कि इतने प्रकार के अप्रोचेस होते हैं, वो मैंने शुरू कर दिया था और मार्क्सिज्म अप्रोच मैंने उसमें ख़त्म कर दिया था। तो आज इसमें मैं 6 या 7 और अप्रोचेस हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और साथ ही साथ आप लिखते भी जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो दूसरा अप्रोच है टोटलिटेरियन अप्रोच। टोटलिटेरियन अप्रोच से आप ये मतलब बिल्कुल मत लगाइएगा। अच्छा, टोटलिटेरियन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो हिंदी में शब्द इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे सर्वाधिकारवाद। तो आप जो भी इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें, सर्वसत्तावादी या सर्वाधिकार, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब सर्वाधिकारवाद अप्रोच या दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अप्रोच जो है सर्वाधिकारवाद को इस्टेब्लिश करना चाहता है या टोटलिटेरियन रिजीम लाना चाहता है, टोटलिटेरियन शासन लेकर आना चाहता है। ये मतलब बिल्कुल नहीं है इसका, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ है टोटलिटेरियन अप्रोच का। टोटलिटेरियन अप्रोच के जो विचारक हैं या टोटलिटेरियन अप्रोच का इस्तेमाल करने वाले जो लेखक हैं, जो इन ग्रंथों की व्याख्या करते हैं टोटलिटेरियन अप्रोच से, वो क्या करते हैं, इन पुराने ग्रंथों में, इन क्लासिकीय ग्रंथों के अंदर जहाँ जहाँ ऐसे सिद्धांत, ऐसे विचार लिखे हुए हैं जिनसे टोटलिटेरियन अप्रोच स्थापित या टोटलिटेरियन शासन स्थापित हो सकता है, उनको खोजने का काम करती है। ये अप्रोच क्या करता है, टोटलिटेरियन विचारों को, ऐसे विचार जिनसे टोटलिटेरियन शासन स्थापित हो सकता है, ऐसे विचारों को खोजने की कोशिश करते हैं पुराने ग्रंथों में, या प्लेटो के ग्रंथ में, एरिस्टोटल के ग्रंथ में, या मैकियावेली के ग्रंथ में। आप समझ रहे हैं, ये काम करता है ये अप्रोच। अच्छा, अब देखिए क्या लिखा है। यह दृष्टिकोण प्लेटो के रिपब्लिक और रूसो के सामाजिक समझौते के समकालिक अन्य क्लासिक ग्रंथ, यानी कि ये दृष्टिकोण क्या है, जो प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी, प्लेटो ने जो रिपब्लिक लिखी, या रूसो का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इन इन सब चीज़ों को, इन सिद्धांतों को, उन किताबों को, ये जो है आधुनिक सर्वाधिकार का उदय और जड़ मानते हैं, उसके अंदर जड़ खोजने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि प्लेटो ने जो फिलोसोफर किंग की बात की है, उससे एक टोटलिटेरियन शासन की स्थापना होती है, सर्वाधिकारवादी शासन की स्थापना होती है, या जो रूसों का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है वो एक टोटलिटेरियन रिजीम को लाने में मदद करता है। ये अब इस अप्रोच का कहना है, क्योंकि ये दृष्टिकोण ये खोजने की कोशिश कर रहा है कि किस विचारक, किस लेखक ने अपने ग्रंथ में टोटलिटेरियन शासन लाने की बात कही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब अगर आप मैकियावेली का प्रिंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो निरंकुश शासन या निरंकुश राजकुमार की जो बात की गई है, वो तो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि उसने जिस राजा को स्थापित करने की बात की थी वो हिटलर है। तो ऐसा आरोप भी लगता है, ऐसा कहते भी हैं कि हिटलर ने मैकियावेली के प्रिंस पढ़ के ही जो है वो उसने इतनी एक वो खूंखार शासक बना। सर्वाधिकारवाद वह राजनीतिक सिद्धांत, देखिए क्या होता है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद वह राजनीतिक सिद्धांत है जो राज्य की शक्ति को एक ही जगह पर, राज्य की शक्ति, शासन की शक्ति को एक ही जगह पर केंद्रित करने में विश्वास करता है, यानी कि जो शक्ति होगी वो एक जगह होगी, एक केंद्र में होगी, एक राजा के अंदर होगी, एक राजकुमार के अंदर होगी, शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा। तो ऐसे में जब सारी शक्ति एक आदमी के पास होगी, एक नेता के पास होगी, तो वो निरंकुश बन सकता है, वो निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कानून का भी शिकंजा नहीं होगा। ये विचारधारा क्या करती है, जब इतनी शक्ति उसके पास है तो ये
लोगों के दैनिक जीवन तक में जो है अपना हस्तक्षेप करती है और अपने तरफ से नियम कानून बनाती है। यह विचारधारा जनता के दैनिक जीवन के समस्त पक्षों पर पूर्ण या लगभग नियंत्रण, लगभग पूरा का पूरा या लगभग सभी क्षेत्रों में, जनता के सभी क्षेत्रों में, दैनिक जीवन में, निजी जीवन में, चाहे वो विवाह का मसला हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो वस्त्र पहनने हो, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, इन सब चीज़ों पे नियंत्रण स्थापित करने का समर्थन करता है कौन? सर्वाधिकारवाद। लेकिन ये अप्रोच नहीं, सर्वाधिकार विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं। ये विचारधारा इस तरह से काम करती है। ऐसा शासन प्राय किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग या एक समूह के नियंत्रण में रहता है। चाहे जर्मनी में आप हिटलर को देख लें, या यूएसएसआर में आप स्टालिन को देख रहे हैं, या लेनिन को देख लें, ठीक है, तो वो भी क्या, सर्वाधिकारी शासन है। ये अप्रोच, ऐसे ही शासन की जड़ कहाँ है, कहाँ से इनको ये विचार मिला, कहाँ से इन्होंने ये सिद्धांत इनको पता चला, या कहाँ पुराने ग्रंथों में कहाँ कहाँ लिखा गया है कि ऐसे शासन होना चाहिए, राजा को इतनी शक्ति दी जानी चाहिए। ये अप्रोच यही ढूंढने का काम करता है पुराने ग्रंथों में। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेटो के रिपब्लिक के अंदर जो प्रिंस के अंदर जो मैकियावेली ने कहा, या प्लेटो ने जो रिपब्लिक के अंदर कहा। अच्छा, ये दृष्टिकोण ग्रंथों में इसी प्रकार की विचारधारा व विशेषताओं को सामने लाता है। जो ग्रंथ, मतलब जो पुराने ग्रंथ हैं, उसके अंदर कहाँ कहाँ ऐसी विचारधारा लिखी गई है, ऐसे विचार लिखे गए हैं, उनको सामने लाने का काम करता है, जो आधुनिक समय में सर्वाधिकार शासन की प्रेरणा स्रोत बन सकती है। तो ये बताता है कि भाई ये राजा जो ऐसा इतना निरंकुश बना है, असल में इसका जो विचार इसने ये ढूंढा है, या विचार जो इसका विचारधारा है वो इसने कहाँ से ली है, वो उसने फला प्लेटो के रिपब्लिक से ली है, या फिर मैकियावेली के प्रिंस से ली है। तो ये ढूंढने का काम करता है। इसी तरह के अगर मैं आगे बताऊं, देखिए, इसी तरह के शासन में सरकार यह तय करती है कि लोगों को क्या खाएंगे, क्या वो पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, किन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, मनोरंजन की कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होगी, जैसे मैंने आपको बताया। इस दृष्टिकोण से ग्रंथों की व्याख्या करने की कोशिश करने वाले क्लासिक ग्रंथ में टोटलिटेरियनिज्म की जड़ें खोजने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे सफल भी होते हैं। इस दृष्टिकोण का जो इस्तेमाल करते हैं वो पुराने ग्रंथों में, क्लासिक ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में टोटलिटेरियनिज्म की जड़ें कहाँ हैं, कहाँ से ये विचार आया है, इसको खोजने का काम करते हैं इस अप्रोच के जो विचारक हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो प्लेटो की रचना रिपब्लिक के अंदर जो है, इस दृष्टिकोण ने, टोटलिटेरियनिज्म का जो टोटलिटेरियन अप्रोच है, इस दृष्टिकोण ने रिपब्लिक के अंदर देखो क्या खोजा। यह दृष्टिकोण रिपब्लिक के अंदर सख्त अनुशासन, क्योंकि रिपब्लिक के अंदर जो वर्ग का बंटवारा है वो बहुत ज़्यादा अनुशासन के ऊपर आधारित है, तो उसने कहा कि इसके अंदर सख्त अनुशासन की बात की गई है। प्लेटो की रिपब्लिक में सेंसरशिप की बात की गई है, कुलीन झूठ यानी नोबल लाई की बात की गई है कि राजा जो है नोबल झूठ बोलेगा, एक पवित्र झूठ बोलेगा, कि वो कहेगा कि भाई राजा जो है वो सोने की आत्मा है, उसकी बात सबको माननी चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीजें रिपब्लिक में लिखी गई है, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। तो इसने कहा है कि ऐसा ये जो झूठ बोलने वाले नेता हैं, ये कहाँ से उपजे हैं, रिपब्लिक में से आए हैं। तो सर्वाधिकार शासन का प्रेरणा स्रोत मानते हैं ये लोग, मानते हैं कि ये जो अनुशासन की बात की गई है या सेंसरशिप की बात की गई है, ये रिपब्लिक के अंदर है, और ये जो सर्वाधिकार शासन को स्थापित करने में ये सब चीज मदद करती है जो प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में लिखी है। अब मैकियावेली का जो रूथलेस प्रिंस है यानी निरंकुश राजा है, वो टोटलिटेरियन जो है शासन वाला राजा है। जो टोटलिटेरियन राजा होता है वो एक निरंकुश राजा होता है। हॉब्स का जो एब्सोल्यूट रूल, जो लेविथन में जो उसने एब्सोल्यूट रूलर की बात की गई है, या जो रूसो का फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल विल एंड पॉजिटिव फ्रीडम एंड, जो उसके अंदर आप ये देखिए, मैं आपको तो और आसान भाषा में बताता हूँ कि रूसो ने जो जनरल विल की बात की है, अब जनरल विल में उसने कहा कि भाई सब लोग ये भूल जाएंगे कि जो है पुरानी उनकी क्या पृष्ठभूमि है, या क्या वो पा रखे हैं, या क्या उनके पास है, ये सब भूल के जो है वो लोग दोबारा से जो है सबके लिए न्याय स्थापित करने के लिए वो ये सब भूल के दोबारा से जो है सब बराबर हो जाएंगे। तो उसने कहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं एक राजा के पक्ष में चली जाती है, और राजा जो है इन सब चीज़ का फायदा उठा के निरंकुश हो जाता है। ये सब विचार इन
लेखकों ने अपनी किताबों में लिख कर गए हैं, और यही सब खोजने का काम टोटलिटेरियन अप्रोच करता है। अब कार्ल पॉपर ने देखिए क्या लिखा। कार्ल पॉपर ने आप देखिए तो कार्ल पॉपर ने अपनी किताब लिखी थी। कार्ल पॉपर की एक किताब आई थी 1963 में, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। अब इसके अंदर देखिए उसने क्या, ये इसी अप्रोच से, टोटलिटेरियन अप्रोच से ही लिखी गई किताब थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि किन लोगों को उसने ओपन सोसाइटी का एनिमी कहा होगा। प्लेटो को उन्होंने एनिमी कहा कि भाई ये ओपन सोसाइटी के जो हैं दुश्मन है, ये लोग तो समाज को एकदम बंद रखना चाहते हैं, समाज को एकदम जो है जकड़ के रखना चाहते हैं, और राजा के अंदर जो प्रजा है उनको राजा के बिल्कुल दबा के रखना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है इसी टोटलिटेरियन अप्रोच से ये किताब लिखी थी, और इन सारे लोगों की जो है व्याख्या की थी। मैकियावेली को उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, प्लेटो को उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। तो ये बेहद प्रासंगिक है ये किताब, जिसमें उन्होंने एनिमी के रूप में इन विचारकों को दिखाया। ये सब विचारकों को उन्होंने एनिमी के रूप में दिखाया कि ये जो है ओपन सोसाइटी के दुश्मन है, और टोटलिटेरियन रिजीम के, टोटलिटेरियन शासन के की जड़ें इन्हीं के लेख में मिलती है। ये लोग सपोर्टर हैं टोटलिटेरियन रिजीम के। अब इसका जो है आप गुण और अवगुण अगर की बात करें तो गुण और अवगुण, ये गुण है, और नीचे ये गुण है, ये अवगुण है। तो आप इस अगर देखें तो गुण की बात अगर करें तो गुण तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो है ऐसे सारे विचारों को सामने लेकर आता है जिनसे टोटलिटेरियन रिजीम आ सकता है या टोटलिटेरियन शासन की स्थापना हो सकती है। तो ये क्या करता है, अब समाज को, सोसाइटी को, लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है ये अप्रोच कि आप ऐसे विचारों को से दूर रहिए, और ऐसे अपने समाज में ऐसे विचार को स्थापित ना होने दें जो सर्वाधिकारवादी शासन की स्थापना कर सकता है। यह क्लासिक के ग्रंथ में छिपी सर्वाधिकारी स्वरूप को उजागर करता है, ये इसकी पॉजिटिव बात है। यह समाज में सर्वाधिकार शासन को अपनाने से रोकता है, तथा यह समाज को विविधता, बहुलवाद तथा सहिष्णु बनाने पर तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अधिकार पर जोर देता है, जो कि ये बाकी विचारक जो हैं, ये सारे विचारक जो हैं इसमें पीछे हटते हैं, ये इसको रोकते हैं ऐसा करने से। और इन्हीं के लिखे हुए ग्रंथों को ये जो अप्रोच है मानता है कि इसी ने जो है टोटलिटेरियन रिजीम को लाने में मदद करते हैं। अच्छा, इसके अवगुण क्या है? कभी कभी ये ग्रंथ सही व्याख्या से चूक जाते हैं। कभी कभी जो है ये अप्रोच ग्रंथ की सही व्याख्या से चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि अब आप देखिए, जो मैकियावेली का समय था, मैंने पहले भी आपको बता दिया पहले वाली वीडियो में, जो मैकियावेली का समय था वो ऐसा समय था कि इटली के अंदर जो है पूरी तरह से शासन अव्यवस्थित थी। इटली जो है पूरी तरह से बटा हुआ था, इटली के ऊपर कई हमले हो चुके थे। तो ऐसे में उसे एक ऐसे राजा की कल्पना की जो इटली को एक कर सके। अब उसे एक करने के लिए जाहिर सी बात है एक ऐसा राजा अगर चाहिए आपको जो बिखरा हुआ इटली है, जो टूटा हुआ इटली है, उसे एक करने के लिए जाहिर सी बात है राजा के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए उसने जो है रूथलेस प्रिंस की बात की, निरंकुश राजा की बात की, जो शेर की तरह ताकतवर होगा और लोमड़ी की तरह चालाक होगा। अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए उसे चालाकी की भी जरूरत है और ताकत की भी जरूरत है। तो इसीलिए अगर आप देखें कि भाई समय के हिसाब से तो मैकियावेली ने बिल्कुल ठीक लिखा। अब आज के समय में आपको लग सकता है कि भाई ऐसा राजा तो खराब होगा, लेकिन अपने समय के हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टोटलिटेरियन अप्रोच है कभी कभी गलत व्याख्या कर देता है। क्यों? क्योंकि दार्शनिक ने अपने समय के हिसाब से लिखा है और हम इसे आज के समय के हिसाब से गलत कह रहे हैं। तो प्रीसेंट और प्रीडिजोशन माइंडसेट इसका है, दृष्टिकोण का इसका झुकाव एक तरफ है। ये कुछ ज़्यादा ही अतिरिक्त व्यक्तिवाद है, यानी कि व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता ये विचार। और पूंजीवाद और उदारवाद की संरचना की ओर होने के कारण यह हॉब्स लॉक के विचार में सकारात्मक बिंदु को भी खारिज कर देता है। अब आगे आप देखें दूसरा क्या, यानी कि तीसरा अप्रोच क्या है। तीसरा अप्रोच जो बताया है टेनिस बॉल ने वो है साइकोएनालिटिक इंटरप्रिटेशन अप्रोच। साइकोएनालिटिक इंटरप्रिटेशन अप्रोच। अब ये सिगमंड फ्रेंड का जो है ये अप्रोच दिया हुआ है। उन्होंने इसकी, आपको पता होना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो है इसका प्रयोग किया था। इस अप्रोच का प्रयोग फिर जो है राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी, राजनीतिक फिलोसफी के क्षेत्र में भी किया जाने लगा। अच्छा, इसका मेन इसकी मूल बिंदु इसका क्या है? इस अप्रोच का मूल बिंदु ये है कि ये अप्रोच ये पता लगाने की कोशिश करता है कि लेखक ने, जो पुराने लेखक थे, जो प्लेटो है, जो
एरिस्टोटल है, जो मैकियावेली है, जो लेखक है, आखिर उसके ऊपर वो कौन से मनोवैज्ञानिक जोर पड़ा होगा या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा होगा कि उसने इस तरह की बातें या इस तरह का विचार दिया। समझ रहे? मैं कह रहा हूं कि ये दृष्टिकोण इस बात को खोजने की कोशिश करता है कि भाई प्लेटो ने कोई सिद्धांत दिया, प्लेटो ने लोकतंत्र को खारिज किया या लोकतंत्र को झुटलाया या लोकतंत्र की बहुत ज्यादा आलोचना की, तो क्यों की? ऐसा उसके ऊपर कौन सा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा होगा जो उसने लोकतंत्र को खराब बताया? तो मैं आपको बताऊं, जैसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई क्योंकि उसके गुरु को या उसके शिक्षक को, प्लेटो के शिक्षक को, कौन है? सुकरात। तो जिसे जो सुकरात है वो प्लेटो के गुरु, तो उनके गुरु को यानी कि सुकरात को जो है एथेंस में जहर पीने की सजा दे दी गई थी, जबकि एथेंस जो है वो एक लोकतंत्र था। तो उसको ये लगा कि भाई जब मेरे गुरु जो इतना ज्ञानी है, जब ऐसे ज्ञानी आदमी को एक लोकतंत्र सजा दे सकता है, वो भी मृत्यु दंड, वो भी जहर वाला, तो फिर तो लोकतंत्र सबसे ज्यादा खराब है। और एक और बात इसमें कि एथेंस लोकतंत्र था, स्पार्टा के अंदर जो उसका पड़ोसी राज्य था स्पार्टा जो था वो मिलिट्री शासन था वहां पे। अब एथेंस स्पार्टा से हार गया था युद्ध में, यानी कि लोकतंत्र जो है वो हार गया था। तो इन सब चीजों के कारण जो है ये मनोवैज्ञानिक इसके ऊपर असर पड़ा, प्लेटो के ऊपर, उसके दिमाग पे ये सब बातों का असर पड़ा और फिर उसने लोकतंत्र को बुरा भला कहा अपने लेखनी में। आप समझ रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक असर जो पड़ता है उसे खोजने की कोशिश करता है साइकोएनालिटिक इंटरप्रिटेशन अप्रोच। देखिए, यह दृष्टिकोण की मदद से व्याख्याकार क्लासिक ग्रंथ में उस अनकॉन्शियस अचेतन मतलब क्या होता है? अचेतन मतलब यह है कि जिस चीज को आप समझ नहीं पाते, जिस चीज को आप जिस चीज पर हम ध्यान नहीं देते, तो क्लास के ग्रंथ में जो उसके ऊपर ध्यान ना देने वाली अनिच्छित जो चीजें हैं, उसका मनोविश्लेषणात्मक पहलू की खोज करता है। यानी कि जिस चीज पर हमने ध्यान नहीं दिया ग्रंथ के ऊपर, जो एक तो लिखी हुई चीजें हैं वो तो हम पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन लिखने के पीछे क्या कारण था उसके ऊपर तो हम ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि वो तो लिखा हुआ नहीं है। तो ये उस चीज को खोजने की कोशिश करता है तथा लेखक के उस उद्देश्यों को डिकोड करने की कोशिश करता है जो सामान्य लेख व ग्रंथ में स्पष्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन ये क्यों लिखा है, ऐसा क्या हुआ था जो उसने ये लिखा, उसको आप नहीं समझ पाते। उसके लिए इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। यह दृष्टिकोण यह बताने की कोशिश करता है कि लेखक के जीवन में ऐसी क्या घटना घटी जो उसने इस प्रकार का ग्रंथ लिखा या इस प्रकार का विचार दिया। यह दृष्टिकोण लेखक के सपनों के अर्थ को समझने और कर्ता द्वारा विशेष कार्यवाही के पीछे के मकसद को जानने की कोशिश करता है। यानी कि ये दृष्टिकोण क्या करता है कि लेखक ने जो ये सपना देखा है या लेखक ने जो ये एक यूटोपियन विचार दिया है या यूं कहूं कि एक आदर्श विचार दिया है कि ऐसा होना चाहिए, भाई ये डेमोक्रेसी तो खराब है, ऐसा राजा होना चाहिए, एक फिलोसोफर किंग होना चाहिए, एक दार्शनिक राजा होना चाहिए जो इस प्रकार काम करेगा, जो इस तरह चुना जाएगा। ये जो इसने कहा, ये जो लेखक कहते हैं, ये जो प्लेटो कह रहा है, इस तरह की कार्रवाई के ऊपर जोर दे रहा है, असल में उसने क्यों कहा, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये खोजने की कोशिश करता है ये दृष्टिकोण। दरअसल यह जानने की कोशिश करता है और व्याख्या करता है कि आखिर लेखक ने यह बात अथवा विचार क्यों दिया, कोई विचार क्यों दिया, ये खोजने का काम करता है साइकोएनालिटिक इंटरप्रिटेशन अप्रोच। यह ग्रंथ को लेखक के अपने व्यक्तिगत जीवन की घटना, यह दृष्टिकोण जो है, यह जब मैं यह बोल रहा हूं तो इसका मतलब है यह दृष्टिकोण ग्रंथ को लेखक के अपने व्यक्तिगत जीवन की घटना, उसके ऊपर पड़ने वाले पुरुषों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और सिगमंड फ्रायड के स्थिति उत्पन्न सिद्धांत के प्रभावित ग्रंथ के रूप में व्याख्या करता है। देखिए थोड़ा मुश्किल वाक्य है, मैं आपको फिर भी तोड़ के बताने की कोशिश करता हूं। ये जो दृष्टिकोण है ये असल में जो ग्रंथ लिखा है किसी लेखक ने,
तो वो कहते हैं कि ये जो ग्रंथ लिखा है वो असल में उस लेखक के ऊपर जो व्यक्तिगत जीवन में, लेखक के जो व्यक्तिगत जीवन में जो जो मुश्किलें आई, जो जो परेशानियां उसने झेली, जो जो घटना उसने देखी और उसके ऊपर जो असर पड़ा, मनोवैज्ञानिक असर पड़ा, उस वजह से जो है ये ग्रंथ में जो 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 चीज़ लिखी गई है ना, वही है ये। उसके ऊपर असर पड़ा कि भाई इसने मेरे जो है गुरु को मार दिया, जो है हमारा लोकतंत्र जो है एक सैनिक शासन से हार गया, एक ऐसे देश से हार गया जहाँ सैनिक था, तो भाई उसके जीवन पे असर ये पड़ा कि वो नफरत करने लगा लोकतंत्र से। तो फिर उसने अपनी कृति रिपब्लिक में जो है लोकतंत्र को झुटला के उसने कहा कि फिलोसोफर किंग होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो उसके व्यक्तिगत जीवन पे जो असर पड़ा और उस असर पड़ने पे जो उसके मन के अंदर विचार बने, वो उसने ग्रंथ में लिख दिया। तो ग्रंथ के अंदर वो लिखा हुआ होता है जो लेखक का व्यक्तिगत जीवन पे जो असर पड़ता है, उससे जो उसके विचार उत्पन्न होते हैं, वो उसके ग्रंथ में लिखे होते हैं। स्थिति उत्पन्न सिद्धांत क्या है सिगमंड फ्रेडमैन का? स्थिति उत्पन्न सिद्धांत का मतलब यह है कि किसी विशेष स्थिति से, किसी विशेष घटना से जो हमारे विचार बदलते हैं या विचार तैयार होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये प्रभावित ग्रंथ है, जो व्यक्तिगत के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं उसका असर है ये ग्रंथ, उसी के कारण ये ग्रंथ उसने लिखा है। जैसे वह कौन सी घटना होगी, एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे वो कौन सी घटना, ये जानने की कोशिश करता है दृष्टिकोण कि वह कौन सी घटना होगी जिसने प्लेटो के बचपन में, जो प्लेटो के बचपन में ऐसी कौन सी घटना घटी होगी जिसके कारण वह दार्शनिक राजा को महत्व देता है या सेंसरशिप का समर्थन करता है, या अरस्तु के ऊपर कौन से मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े होंगे जो उन्होंने महिलाओं को राजनीति से दूर रहने की बात कही और घर तक ही सीमित रहने की वकालत की। तो यानी कि अरस्तु के जीवन में ऐसा कुछ तो जरूर घटा होगा जिसकी वजह से वो कहता है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, महिलाएं जो है वो तो अनडेवलप्ड मैन है, उनको तो समझ ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे राजनीति में आगे, उन्हें तो घर में रहना चाहिए। ये सब अरस्तु ने लिखा। तो क्यों लिखा? ऐसा कौन सी कारण थे, ऐसी कौन सी घटना घटी थी उसके बचपन में कि वो ऐसी बात कर रहा है? इस घटना अब देखिए, इस दृष्टिकोण से मैकियावेली, एडम बार, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ये जैसे जो विचारक हैं, इन जैसे विचारों को भी इस दृष्टिकोण के अनुसार जो है उनकी व्याख्या की जाती है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी जो है इस विचार के अनुरूप देखा, इस दृष्टिकोण से समझा जाता है कि आखिर महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे कौन से प्रभाव पड़े होंगे कि जो उन्होंने जो है एकदम से, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था भेदभाव के होने के कारण। तो वहाँ उन्होंने को लगा कि यार जब अकेले मेरे साथ इतना भेदभाव हुआ तो मेरे देश में और बाकी लोगों के साथ कितना भेदभाव होता होगा, सब लोगों के साथ कितना भेदभाव होता होगा। मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो फिर भी पैसे हैं, फिर भी मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है कि मुझे ट्रेन से निकाल दिया गया। तो फिर उनके ऊपर जो वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा, तब जाके उन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की, या यूँ कहूँ कि जो भेद है गोरे काले का, उसके खिलाफ एक लड़ाई की शुरुआत की। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, इसका मतलब ये है। अब उदाहरण के लिए आप यहां देख लीजिए, उदाहरण के लिए अगर आप देखें कि एक जो मजलिस है, उन्होंने एक अपनी रचना जॉन स्टुअर्ट मिल, उनकी रचना है 1975 की, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जिसमें वो कहते हैं, इसी साइकोएनालिटिक इंटरप्रिटेशन से वो जो है जेएस मिल की लेखनी को, जेएस मिल ने जो अपनी जितनी भी जो भी लिखा, जो भी रचना की, उसकी विवेचना करते हुए वो कहते हैं कि भाई जेएस मिल ने जो स्वतंत्रता की बात की है ऑन लिबर्टी में, जेएस मिल ने जो स्वतंत्रता की बात की है ऑन लिबर्टी में, वो असल में हुआ ये था कि बचपन में जो उनके पिता थे जॉन मिल, तो उनके दबाव में, उनकी छत्र छाया में, उनके पिता इतने महान थे, उनकी छवि इतनी बड़ी थी कि वो हमेशा अपने पिता के छवि के अंदर अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। और उसी दबेपन से निकलने के लिए, उस एक मकड़ जाल से निकलने के लिए वो इतना ज़्यादा स्वतंत्रता को पसंद करने लगे थे। उनको स्वतंत्रता चाहिए थी क्योंकि वो अपने पिता की छवि के अंदर दबे हुए थे। तो उन्होंने इतना दबा हुआ महसूस किया कि उस आज़ादी को पाने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी एक किताब ऑन लिबर्टी लिख दी।
यानी कि ऑन लिबर्टी में जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो असल में उनके बचपन की जो घटना थी, जो पिता के दबाव में, जो पिता के छत्र छाया के दबाव में जो उन्होंने महसूस की, उसकी वजह से उन्होंने लिखा। ये उन्होंने कहा है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब इसके गुण अवगुण अगर मैं आपको बताऊं तो इसके गुण क्या है? गुण तो यही है कि ये एक व्यवहारिक समझ बनाने की कोशिश करता है कि हाँ भाई, लेखक ने ये बात लिखी है तो इस वजह से लिखी है, ठीक है। ये विचार की रचना के अंदर जो छुपे हुए उद्देश्य हैं या छुपे हुए जो मकसद हैं उसे बाहर खोजने की कोशिश करता है कि आखिर क्यों जो है प्लेटो ने ये बात लिखी थी, उसके पीछे क्या मकसद था। तीसरी चीज, यह दृष्टिकोण खोजी पत्रकारिता जैसे है ना, एक खोज करता है ये कि ये बात क्यों लिखी होगी, यह सिद्धांत क्यों आया, ऐसी कौन सी घटना थी, या कौन से मनोवैज्ञानिक दबाव थे जो इस प्रकार का विचार लिखा गया है। तो ये खोजी पत्रकारिता जैसी है, जो ऊपरी तौर पर लिखे गए किसी रचना को जो है अंदर से, भीतरी पहलू से, भीतरी तौर पे उसकी रचना को समझने की कोशिश करता है। अवगुण क्या है? अवगुण ये है कि ये हमेशा अनुमान लगाता रहता है, स्पेकुलेटिव है, अनुमान लगाते हैं। भाई सच्चाई तो आपको पता चल नहीं सकती ना कि स्टुअर्ट मिल ने क्यों ऐसा लिखा या मैकियावेली ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैकियावेली तो जीवित है नहीं। तो आप अनुमान लगाते हैं कि मैकियावेली के इसलिए ऐसा लिखा है, उसके बचपन में क्योंकि ये घटना हुई थी तो भाई उसने ये वाली जो विचार दिए हैं वो इस वजह से दिए हैं क्योंकि ये घटना, फलाव घटना उसके साथ घटी थी, है ना। तो ये सब्जेक्टिविटी को क्योंकि देखिए सब्जेक्टिविटी जो है वो व्यक्ति दर व्यक्ति बदलती है, व्यक्तिपरक है, यह व्यक्तिपरक है और व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है। मतलब विचार ही तो देना है कि भाई उसने ऐसा किया, तो ये सब्जेक्टिविटी में आ जाता है। यानी कि अब कोई और विचारक आएगा, वो अगर जीएस मिल की विवेचना करेगा, इस दृष्टिकोण से कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये घटना नहीं घटी थी, इसने इसलिए लिखा है, इसलिए नहीं लिखा जो आप कह रहे हैं, ये तो आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप तो गलत कह रहे हैं, इसने इस वजह से लिखा है, दूसरे कारण हैं इसके। तो बहुत सारे कारण गिना दिए जाते हैं। ये गैर मिथ्याकरण है जो सिद्धांत में नहीं बल्कि सिद्धांत के सही गलत में नहीं जाएगा, सिद्धांत के ऊपर जोर नहीं दे रहे, लेखक के ऊपर जोर नहीं दे रहे हैं, ग्रंथ के ऊपर जोर नहीं दे रहा है, बल्कि इसलिए जोर दे, किसके ऊपर जोर दे रहा है? इसके ऊपर जोर दे रहा है कि उसके जीवन में क्या हुआ था, लेखक के जीवन में क्या हुआ था। इस बात पे जोर नहीं दे रहा कि लेखक ने क्या लिखा है, लेखक के ग्रंथ में क्या लिखा है, या लेखक का ग्रंथ या लेखक की जो कृति है, रचना है, उसके ऊपर जोर ना देके, लेखक के विचार पे, लेखक के सिद्धांत पे जोर ना देके इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई उसके बचपन में क्या घटा था या उसने ऐसा क्यों लिखा है। तो ये इसके अवगुण है। आगे आ जाता है इसका चौथा, एक फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन अप्रोच, यानी कि नारीवादी दृष्टिकोण। नारीवादी दृष्टिकोण की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सिंपल है। नारीवादी दृष्टिकोण या नारीवादी दृष्टिकोण जो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है, नारीवादी दृष्टिकोण की अगर इसको भी मैं अगर शॉर्ट में सबसे पहले बताऊं, सबसे एक आपको आइडिया दूं इसका, तो नारीवादी जो दृष्टिकोण है ये क्या करता है, किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए, किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए, किसी भी किताब को समझने के लिए क्या करते हैं, ये लोग जेंडर का चश्मा पहन लेते हैं। यानी कि महिलाओं की तरफ से क्या लिखा गया है या महिलाओं के लिए क्या लिखा गया है, या महिलाओं का कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ग्रंथ के अंदर महिलाओं के शोषण की बात की गई है या महिलाओं को दबाने की बात की गई है, अरे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की तो बात की ही नहीं गई है। यानी कि महिलाओं की तरफ से सोचने समझने का ये दृष्टिकोण है, महिलाओं के विचार से समझने का, नारीत्व के विचार से समझने का ये एक दृष्टिकोण है। यानी कि उनके लिए क्या है उन ग्रंथ में, महिलाओं के लिए क्या है उस ग्रंथ में, क्या स्थिति है उस ग्रंथ के अंदर महिलाओं की, इस बात की खोज करते हैं फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन अप्रोच। यह दृष्टिकोण जेंडर का चश्मा पहनकर क्लासिक ग्रंथ में जो राजनीतिक विचार और सिद्धांत है उसके अंदर छिपे पितरात्मक और स्त्री की, पितृसत्तात्मक आप कह सकते हैं इसे, मैंने पितरात्मक शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करता हूँ स्थिति के हिसाब से, आप पितृसत्तात्मक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छिपे पितृसत्तात्मक और स्त्रियों से द्वेष की भावना, मिसोजिनी जिसे हम कहते हैं, स्त्रियों से द्वेष की भावना का मतलब क्या है कि स्त्रियों को जो है राजनीति में भागीदारी ना देना, स्त्रियों को जो है आर्थिक आधार पे आज़ादी ना देना, और किसी भी तरह की जो है शासन व्यवस्था में उनको जगह ना देना, यह है स्त्रियों से द्वेष की भावना। ये नहीं कि वो
स्त्रियों की हेय दृष्टि से देखते थे या हीन भावना से देखते थे, वैसा नहीं, उनको किसी भी तरह की अधिकार ना देना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द्वेष की भावना का मतलब है स्त्रियों को अधिकार ना देना। इस प्रकार के जो विचार हैं पुराने ग्रंथों में, क्लासिकीय ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में, उसको उजागर, उस भावना को उजागर करने का काम करता है फेमिनिस्ट अप्रोच। यदि हम सुसान ऑस्किन की अगर हम बात करें, सुसान ऑस्किन बहुत बड़ी फेमिनिस्ट विचारक हैं, और इस उन्होंने जो अपना विचार दिया वो क्या कहते हैं, उनके कथन को अगर आप ध्यान से समझें, वो कहती हैं कि अगर उनके कथन को पढ़ें जिसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि महान परंपरावादी जो राजनीतिक दर्शन है, जो पुराने, जो पाश्चात्य, जो प्राचीन दर्शन है, वो केवल पुरुषों की रचना है। अब बिल्कुल आप अपने सिलेबस में भी अगर आप देखेंगे तो आपको 99.9% जो सिद्धांत मिलेंगे वो पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं, पुरुषों द्वारा रचे गए हैं। ये दर्शन केवल पुरुषों की रचना है, जो केवल पुरुषों की बात करते हैं। यह दर्शन पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, पुरुषों के लिए लिखे गए हैं और पुरुषों के बारे में ही लिखे गए हैं। ये सुसान ऑस्किन की कथन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस माइंडसेट के साथ, किस दृष्टिकोण के साथ ग्रंथ को कह रहे हैं कि भाई ये तो पुरुषों ने लिखे हैं, अपने लिए लिखे हैं, अपने द्वारा लिखे हैं, अपने ही बात इसमें इन्होंने लिखी है, अपने लिए ही लिखे हैं और अपने बारे में ही इन्होंने इसके अंदर अपने सारे सिद्धांत लिखे हैं। यह कथन से स्पष्ट हो जाता है कि नारीवादी दृष्टिकोण का नजरिया क्या है इन ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ये लोग प्लेटो को या अरिस्टो को या मैकियावेली को। यह दृष्टिकोण प्लेटो, अरिस्टो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल और मार्क्स के विचारों में महिलाओं को निजी वस्तु की तरह पाते हैं। कहते हैं कि महिलाओं को किसी भी तरह के अधिकार इन राजनीतिक फिलोसोफर ने, इन दार्शनिकों ने अपने ग्रंथों में, अपने विचारों में महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार दिया ही नहीं है। एक निजी वस्तु की तरह कहा है, ना कि सामाजिक कर्ता, बजाय के सामाजिक कर्ता के। यानी कि उन्होंने कहा है कि महिलाओं को इन लोगों ने केवल और केवल घर तक सीमित कर दिया। ना तो इन्होंने सामाजिक तौर पे इनकी कोई जिम्मेदारी तय की, ना तो इन्होंने राजनीति में इनकी जिम्मेदारी तय की, ना तो शासन में इन्होंने कुछ कहा इनके लिए। समझ रहे हैं आप? बस एक घर के अंदर रहने के लिए और घर परिवार क्षेत्र तक इनको सीमित कर दिया। और इन्हीं विचारकों की वजह से है आज महिलाओं की ये स्थिति है, ऐसा कहना है फेमिनिस्ट अप्रोच का। इन विचारकों की रचना में स्त्री को राजनीतिक रूप तैयार नहीं माना गया। राजनीतिक रूप से तैयार, यहाँ पे से लिख दीजिएगा, से तैयार नहीं माना जाता। यह विचारक मिसोजिनी, यानी कि स्त्रियों से द्वेष, जैसे ये शब्द है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसोजिनी, स्त्रियों से द्वेष, जो मैंने आपको जिस प्रकार के द्वेष की, पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्तात्मक और मर्दाना गुण, जैसे कि युद्ध प्रभाव, जो प्रतिस्पर्धा है, ये सब क्या है, पुरुषों के गुण हैं कि युद्ध करना, मस्कुलिनिटी जिसे हम कहते हैं ना, युद्ध करना, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना, आक्रामक होना, एग्रेसिव होना, ताकत का प्रयोग, ये सब पुरुषों के जो गुण हैं उसको निखारने का काम किया है इन विचारकों ने, उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाने का काम किया है। उसी को कहा गया, उसी को इन्होंने कहा है कि यही जो गुण हैं, ये जो है सरकार चला सकते हैं, यही गुण वाले जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो राजनीति में भागीदारी कर सकते हैं। ना कि इनको तो इन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, बहुत रेस किया, लेकिन स्त्रीत्व गुण, स्त्रियों के गुण, जैसे कि देखभाल, प्रेम या व्यक्ति परक होना, या बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होना, या दयालु होना, इन सब चीज को इन विचारकों ने पीछे छोड़ दिया और बिल्कुल बेहद कम आंका है और उनको दबाने की कोशिश की। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि ये विचारकों को ये कह रहे हैं कि ये जो विचारक हैं ये भेदभाव करते हैं, पुरुषों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और स्त्रियों को पीछे धकेलने का काम किया है। इन विचारों में, यानी कि ये मैं आपको फेमिनिस्ट अप्रोच से इन विचारकों के, जो पुराने लेखक हैं, इनके विचारों के प्रति इन फेमिनिस्ट अप्रोच का क्या रुख है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन विचारकों ने पुरुषार्थ को उभारा है, यानी कि पौरुष को, प्रतिस्पर्धा को, ताकत को, वस्तुनिष्ठता को। पुरुषार्थ मतलब क्या है, जो पुरुषों के गुण हैं, जैसे कि पौरुष या प्रतिस्पर्धा होना, कॉम्पिटिटर होना, या ताकत का इस्तेमाल करना, या वस्तुनिष्ठ होना यानी कि ऑब्जेक्टिव होना,
इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव होना, ये सब पुरुषार्थ है। इन विचारकों ने इसे बहुत ज़्यादा बढ़ाया और स्त्रीत्व को दबाया, स्त्रीत्व को दबाया और या तो उसके पर कभी चर्चा ही नहीं की। जैसे कि देखभाल जो होता है, व्यक्तिपरक होना, दयालु होना, प्रकृति से जुड़ा होना, ये सब स्त्रियों के गुण हैं। इनके ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की और बस युद्ध कैसे जीता जाए इसके ऊपर बताया जाता है, या प्रतिस्पर्धा कैसे की जाए इसके ऊपर चर्चा खूब करते हैं ये लोग, जो पुरुषों के गुण हैं। तो ये इन सबको छोड़कर ये सामाजिक दायरे से जो है महिलाओं को बिल्कुल बाहर रख देते हैं और केवल घर तक सीमित रखते हैं। अब आपको मैं, अगर आप छोटा करके मैं आपको बताऊं कि ये जो फेमिनिस्ट अप्रोच की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 3 फेज हैं। 3 अलग अलग फेज के अंदर जो है ये विचार बदले हैं, फेमिनिस्ट अप्रोच बदला है। पहला है लिबरल फेज, आप इसे कह सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, लिबरल फेज मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसमें से बस लिख लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ फेज के बारे में। पहला फेज में यानी लिबरल फेज में क्या हुआ कि लिबरल फेज में जो फेमिनिस्ट अप्रोच थे या फेमिनिस्ट विचारधारा थी, वो सिर्फ क्या कहती थी, वो महिलाओं को पुरुषों के बराबर जो अधिकार दिलाने की बात कहती थी। यानी कि भाई सेम काम करते हैं हम लोग, सेम ऑफिस में जाते हैं तो हमें सेम वेतन मिलना चाहिए, पुरुषों के समान हमें मताधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि समान अधिकार की बात हो रही थी यहाँ पे। इस फेज में सिर्फ समान अधिकार की बात हुई, वेतन दिए जाने की बात हुई, समान वेतन दिए जाने की बात हुई। ये पहला फेज है, इसको आप लिख लीजिएगा। ये मिल, बेंथम, लॉक जैसे जो विचारक थे, जो मिल थे, जो बेंथम थे, जो जॉन लॉक थे, इनके विचार के अंदर ये नारीवादी जो विचारक हैं, जो नारीवादी अप्रोच है, ये सोचते थे कि मिल ने और बेंथम ने या लॉक ने जो अपनी रचनाओं में जो महिलाओं को थोड़ी बहुत अधिकार की जो बात की गई है, इसलिए जो है ये मिल, बेंथम और लॉक को जो है नारीवाद का चैंपियन मानने लगे थे या नारीवाद का पुरोधा मानने लगे थे कि इन लोगों ने जो है नारियों को कुछ तो इन्होंने बात की है अपनी रचना में, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव वे में देख रहे थे ये लोग इनको। लेकिन जब दूसरा फेज आया, जो रेडिकल फेज आया, उसके अंदर जो है ये इन विचारकों को, यानी कि चाहे वो मिल हो, चाहे वो बेंथम हो, चाहे वो लॉक हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो एरिस्टोटल हो, इन सबको बिल्कुल पूरी तरह से नारीवाद के खिलाफ माना और कहा कि ये लोग तो बस जो थोड़ी मोड़ी बातें कर रहे हैं महिलाओं के लिए, वो भी झूठी है, वो बस अपने आप को बचाने के लिए लिखी है और ये लोग ने कुछ भी महिलाओं के लिए नहीं लिखा है और इन्होंने बिल्कुल ही उनको दबाने की बात की है। ये इसमें दूसरे फेज में इन लोगों ने इस बात पे जोर दिया है। इस फेज में पर्सनल और पॉलिटिकल डिबेट उभर जाती है। पर्सनल और पॉलिटिकल डिबेट का मतलब ये है कि इसमें ये बात करते हैं कि नहीं, महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं है, ये राजनीति में भी भागीदारी होंगी, ये आर्थिक अधिकार में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी आगे जाएंगी और इस तरह से जो है ये परिवार को भी राजनीति का हिस्सा मानती है कि परिवार भी जो है वो राजनीति का हिस्सा है और महिलाओं को राजनीति में भागीदारी होना चाहिए। ये इन्होंने बात की इस वाले विचारधारा में। अब ये कहते हैं रेडिकल फेस में जो नारीवादी महिलाएं, जो विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये जो पुराने जो विचारक हैं, इन लोगों ने पितृसत्तात्मक समाज बढ़ाने पर जोर दिया है। उनकी रचनाओं में पितृसत्तात्मक ही जो है राज्य को बढ़ाने पे जोर दिया गया है। और तो और ये जो कल्याणकारी राज्य है, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट है, इसे भी ये पितृसत्तात्मक संस्था बताते हैं और इसकी भी ये आलोचना करते हैं। इस फेज में नारीवादियों ने मिल, बेंथम, लॉक को और प्लेटो को भी, अरिस्टो को भी, हॉब्स को भी पूरी तरह से मिसोजिनी बताया या नारियों से घृणा करने वाला बताया है कि महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिए इस फेज में। तीसरा फेज थोड़ा और अल्टीमेट हो जाता है। इसके अंदर ये जो है फेमिनी वर्चूज को, जो यानी कि महिलाओं के जो गुण हैं, उस गुणों को पुरुष जो मेन वर्चूज हैं उससे अच्छा, उससे बेहतर बताते हैं। कहते हैं कि जो भाई जो दयालुता है, जो देखभाल करने वाला जो गुण है, जो इस तरह की जो सहानुभूति है, मातृत्व सोच है या केयरिंग है, इस तरह के गुण जो हैं एक देश के लिए, एक राज्य के लिए ज़्यादा बेहतर है, ना कि मेन वर्चूज या पुरुषों के गुण जो युद्ध पर आधारित है। तो वो कहते हैं कि देश को चलाने के लिए देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है। तो ऐसे में तो महिलाओं को ज़्यादा अच्छी तरह से जो राजनीति करनी देनी चाहिए, वो जो है इसके लिए ठीक है। अब इसके गुण और अवगुण अगर आप बताएं तो
गुण तो यही है कि ये जो है महिलाओं से जो घृणा की दृष्टि है, या प्राचीन ग्रंथों के अंदर जो महिलाओं से घृणा या प्रतिसत्तात्मक स्वरूप को जो उजागर करने की ये कोशिश करता है, ये पुराने इस दृष्टिकोण ने समाज के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें जो विचार दिया हुआ है, महिलाओं के खिलाफ जो विचार दिए हैं उसको अपनाने से ये रोकता है, और एक पितृसत्तात्मक समाज को बढ़ाने पर जो जोर देते हैं उसको कम करने की बात करता है, उसको घटाने की बात करता है, या उसे तोड़ने की बात करता है। ये समाज को ज़्यादा से ज़्यादा समान स्थिति गुण और का सम्मान करने वाला और महिलाओं को बराबर अधिकार प्रदान करने में सहायक है। अगर अवगुण की बात करें तो अवगुण क्या है इसके, यह दृष्टिकोण एक नज़रिए से अगर आप देखें तो एक नज़रिए से ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, यानी कि सिर्फ फेमिनिस्ट अप्रोच से ही आप जो है वे व्याख्या कर रहे हैं। अब उसके ग्रंथ में जो बाकी चीज़ें लिखी गई हैं उसको आप जो है छुपा देते हैं, उसका जो अर्थ है वो धुंधला हो जाता है, और सिर्फ आप यही सोचते हैं कि इसने महिलाओं के लिए कुछ नहीं लिखा या महिलाओं के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, तो बाकी चीज़ आप छोड़ देते हैं क्योंकि आप एक ही दृष्टिकोण, एक ही नज़रिए से आप बस ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है, इससे ग्रंथ का जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा धूमिल हो जाता है और हम जो है अर्थ से भटक जाते हैं।